नमस्कार दोस्तों, फोकस यूपीपीएससी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। आज हम स्थल रूप एवं जीवन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं यह श्लोक। मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान। अथर्ववेद के भूमि सूक्तक से है पृथ्वी के लिए यह स्त्रोत। या आप याद कर लीजिएगा, निबंध में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसी के साथ इससे जुड़े जो है क्वेश्चन भी हम देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। या एक पहाड़ है, नदियां हैं और शंकुधारी वन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। दूसरा, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, ठीक है, और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। दूसरा, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर। तो हम इस अध्याय में इन दो क्वेश्चनों के बारे में इनके उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। परिचय पढ़ते हैं। अन्य स्तनधारियों जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है कि भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्यभूमि यानी लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। तो आपने देखा कि हम झारखंड के छोटे नागपुर से पहुंचकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां से फिर हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक जाते हैं। तो इन तीनों जगहों में हम देखेंगे कि जो भूमि का स्वरूप है वह किस प्रकार परिवर्तित है। ठीक है, आइए पता लगाएं। या आप गतिविधि कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। तुंगता क्या होता है। तुंगता यानी एल्टीट्यूड। समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई, उदाहरण पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई, जिसे हम एल्टीट्यूड या तुंगता कहते हैं। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है। पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है स्थल रूप। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान। चित्र 3.1 में हम देखेंगे। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। तो हमने देखा कि स्थल रूप जो है पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं। पर्यावरण और जीवन में इनका महत्वपूर्ण संबंध है और इनको 3 भागों में बांटा गया है: पर्वत, पठार और मैदान। विश्व भर में स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की जो संख्याएं भी हैं वह अलग अलग हैं। जैसा कि हम देखते हैं उत्तराखंड में कम जनसंख्या है और मैदानी भाग उत्तर प्रदेश में
गंगा के किनारे अधिक संख्या में लोग रहते हैं। तो इस तरीके से विश्व भर में भी ऐसे ही लोग बटे हुए हैं। पर्वतों और पहाड़ों पर कम से कम मैदानी क्षेत्र में हमेशा जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वह समतल और उपजाऊ जमीन जो है भूमि पाई जाती है, कृषि आसानी से हो सकता है, जबकि पर्वत और पठार पे ऐसा नहीं हो पाता है, मुश्किल से हो पाता है। तो इसलिए पर्वत और पठार पर कम से कम लोग रहते हैं। आगे पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और सक्रिय शिखर यानी चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। और कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता यानी एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंच जाती है। आप यह देख रहे हैं, यह हिम है, पर्वत है ऊंचा, और ये पठार है। पर्वत, पठार, और यह मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में नदियां बह रही हैं, यहाँ से पिघलकर जो हिम पिघलता है वहाँ से पिघलकर नदियों में आता है पानी। मैदानी क्षेत्र में अधिक घर बने हुए हैं, पठार क्षेत्र में 2 से 3 ही घर दिखाया गया इस आकृति में। इन आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए हैं। पृष्ठभूमि में पर्वत, इनमें से 2 को हिमाच्छादित दिखाया गया है। बाईं ओर एक पठार और आगे एक मैदान जहां पर्वतों से आती हुई नदियां दिखाई गई। हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हिम पिघलकर नदियों में आता है। बहुत अधिक ऊंचाई यानी तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलता और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। ठीक है। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयां और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी या छोटे पहाड़ या हिल कहते हैं। वर्षण के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल से भूमि पर किसी भी जल स्वरूप में जल का गिरना वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। तो आपने देख लिया कि वर्षण किसे कहते हैं। आपने इस आकृति को भी देख लिया किस प्रकार से हिम पिघल कर नदियों में आता है, किस तरीके से पठार होते हैं, किस तरीके से मैदानी क्षेत्र होते हैं। यहाँ कृषि भूमि देखिए अधिक है, यहाँ कृषि भूमि कम, यहाँ सीढ़ीदार नुमा जो है खेती की जाती है। आइए विचार करें हिम क्या है। यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते हैं तो संभव ही आपने हिम नहीं देखी होगी। शेष भारत में अधिकांश वर्षण, वर्षा और ओले के रूप में ही होते हैं। बहुत ऊंचे स्थान पर यदि काफी ठंडक है तो वहां हिम गिरेंगी और वहां पर हिम का एक नर्म सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस स्वरूप है। आपने यहाँ देख लिया वास्तव में जल का ठोस स्वरूप क्या है। हिम और ओले, ओले कुछ इस तरीके से गिरते हैं, हिम भी ऐसे रुई की तरीके जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में गिरते हैं, देखा है यहाँ पे आपने। और जो वर्षा है वो हमारे यहाँ बूंद के माध्यम से उत्तर प्रदेश में गिरता है। तो आपने समझ लिया कि हिम क्या है, वर्षा क्या है, ओले क्या है। और ये हिम और जो ओले हैं वह ठोस रूप में है, वर्षा जो है वह द्रव रूप में है। या माउंट एवरेस्ट है, माउंट एकोंकागुआ, माउंट को हिंदी में गिरिशृंग कहते हैं, किलिमंजारो माउंट, ब्लैक माउंट, कंचनजुंगा माउंट, अनामुडाई माउंट यानी अनामुडाई पर्वत। यह विश्व के 6 पर्वतों के चित्र आपने देख लिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यह देखिए ये व्हाइट चीज है, ये बर्फ है। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। आप देखेंगे यह माउंट है, आगे अनामुडाई है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ रहे हैं। विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 में इन्हें ऊपर से नीचे तक उनके सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है।
तो यहाँ हम देख लिए माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच है। माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा तिब्बत के बीच है। इसके बाद है कंचनजंगा, तो ये है कंचनजंगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे ऊंची चोटियां शिखर हैं। एडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकोंकागुआ गिरसिंग है, ये है कांकागुआ, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो, यह है किलिमंजारो। जो किसी श्रृंखला से संबंधित है। पश्चिमी यूरोप में ब्लांक श्रृंग पर्वत आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह है ब्लांक। और अनामुडाई, केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी गिरश्रृंग है, तो यह है अनामुडाई, अनाईमुडी। तो आपने देख लिया माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद आपने देखा एकोंकागुआ, उसके बाद किलिमंजारो, ब्लांक पर्वत और अनामुडाई। तो आपने यहाँ 6 पर्वतों को देख लिया अच्छे से। इसकी ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर से अधिक है। इसकी ऊंचाई जो है 1000 से 2000 के बीच है अनामुडाई की। इस तरीके से सबकी ऊंचाई आप यहाँ तो दिया नहीं है एकदम करेक्ट, आगे हम पढ़ेंगे। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीले चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में हाल ही में निर्मित यानी युवा पर्वत हैं। कौन से पर्वत युवा पर्वत हैं? हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिनका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में हाल ही में निर्मित या युवा पर्वत, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है और अपर्दन के कारण ये गोलाकार की हो गई है। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। आपने देखा कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही। हिमालय को जो युवा पर्वत कहा जाता है, जो लाखों वर्ष से निर्मित हो रहा है। इसमें बताया गया कि अरावली श्रृंखला जो है राजस्थान में है, सबसे पुरानी है। तो आपने यहाँ पढ़ लिया है। पर्वतीय परिवेश देखते हैं। पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है, जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्प्रू, देवदार आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास या मांस यानी काई और लाइकेन उग जाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं पर्वतीय वन क्या है, मांस क्या है। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार। मांस क्या है? फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैला होता है, उसे मांस कहते हैं, जो जड़ रहित होता है। लाइकेन पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, लाइकेन भी आपने देखा होगा, मांस भी आपने देखा होगा, पर्वतीय वन भी आपने देखा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है? तो इन ऑप्शनों में डी एडीज पर्वत
सबसे ऊंची है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों के तहत 7,000 से 8,900 किलोमीटर तक मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एडीज दिया, हिमालय दिया, ग्रेट इंडियन डिवाइडिंग रेंज दिया हुआ है और रॉकी पर्वत दिया हुआ। तो आप इसको मिला लीजिएगा अच्छे से। यहाँ ऑप्शन बी है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो पहला हो गया, उसके बाद रॉकी पर्वत आ गया, उसके बाद हिमालय आ गया, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसमें आपकी देखिए ऊंचाई दिया हुआ और इसकी लंबाई भी दिया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहते हैं? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। यहां मिलान करना है। आल्प्स कैसा पर्वत है? तो आल्प्स जो है वलित पर्वत है। वासजेस कैसा है? तो भ्रंशोत पर्वत है। विंध्यन कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो गया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आयोग क्वेश्चन बना रहा है पर्वतों से रिलेटेड। आगे देखते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा किलिमंजारो के बारे में, अभी हमने ऊपर पढ़ा। भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे पुरानी है? तो अभी हमने अरावली के बारे में आपको बताया। तो अरावली रेंज जो है सबसे पुराने। अरावली श्रेणी गुजरात के पार्लियामेंट राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर तक की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। तो आपने देख लिया कि अरावली के बारे में। अरावली के बारे में देखिए कितनी बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अरावली से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली है। हमने वनों के बारे में भी पढ़ा। तो कोणधारी वन नहीं पाए जाते, यानी शंकु, तो अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। कोणधारी वनों के अंतर्गत अमेजोनिया में उष्णकटिबंधीय, यानी अमेजन नदी के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कोणधारी यानी शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में किसे सघन उष्ण आर्द्र वन है? तो आइवरी कोस्ट। यहाँ भी आपने कोणधारी वन के बारे में देख लिया। इस तरीके से प्रश्न देखिए, मोहगनी, रोजवुडा, ये सब के बारे में पूछा गया है। भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है कौन सा वृक्ष? तो सौगौन। बाकी पाया जाता है चेस्टनट, ऊख और जैतून, ये भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है। मृदा विलायन बड़ी समस्या है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे, यानी मृदा कट जाती है अधिक बारिश के कारण। आगे चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नदियों को, उसके बाद हम इन प्रश्नों को देखेंगे। आपने देखा कि कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभवम हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कवि कालिदास की रचना है। पूछा जाता है इतिहास के सवालों में। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय का नाम पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है।
देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मानदंड है। गंगा के झरनों की फुहार से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं अपनी थकान मिटाते हैं। तो यह उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। और किस हिमालय जो है पर्वतों का राजा है बताया, समुद्र को पृथ्वी का नापने का मापदंड बताया गया है, और गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार वृक्षों हिमालय वाली मोरपंख को फरफराने वाले शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं। कक्षा में आप श्लोक को ये भी देख लीजिए। पश्चिम से पूर्वी समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? ठीक है, सवाल देखिएगा। क्या आप इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं? गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसके बारे में आप बताइएगा। आगे हम देखते हैं कि ये पेरेग्रिन फाल्कन है, हिमालय तहर है। इस पर भी यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। इनकी आयुष्मान स्टेटस भी हम आगे पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। पहाड़ी खरगोश है, गोल्डन ईगल है, कैनेडियन लिंक्स है, याक है, काफ़ी लंबे लंबे इसके बाल हैं, आइबेक्स है, इसकी सींग बहुत बड़ी है, ग्रे फॉक्स है यानी लोमड़ी ग्रे कलर की, या तेंदुआ है, और भालू। ये जो है कुछ पहाड़ी जीव जंतु हैं। इसमें देखा भालू, तेंदुआ, ग्रे फॉक्स, आइबेक्स, याक और पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स और हिमालय तहर और पेरेग्रिन फाल्कन। अब हम आगे पढ़ते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल यानी सुनहरा गरुड़, पेरिग्रिन फाल्कन, घुमंतू बाज यानी कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स यानी जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश या ग्रेफॉक्स भालू जैसे अन्य प्राणी हैं। ये क्या करते हैं? पर्वतों में रहते हैं, यहाँ बहती नदियों के आसपास, ये कंदराओं में यहाँ रहते हैं। ध्यान रखें, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा विशालतम है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गंगेस भी कहते हैं। लगभग 25 किलोमीटर लंबी, कितने किलोमीटर लंबी? 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलने वाली अन्य नदियाँ हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं। गंगा कुछ इस तरीके से, इसमें सहायक नदियां दाएं और बाएं से आकर मिलती हैं। यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। यमुना भी निकलती है और घाघरा भी निकलती है। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान में दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। सोन कुछ इस तरीके से जाकर गंगा में मिलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर। क्या है चित्र देख रहे हैं आप? उत्तरी भारत में सीढ़ीदार यानी वेदिका कृषि, ये है सीढ़ीदार। इस तरीके से पानी रुकता जाता है, रुकता जाता है। अगर सीधा रहे तो पानी, अगर ये वेदिकाएं ना बनाई जाए तो पानी रुकेगा ही ना और फसल अच्छी नहीं होगी, फसल सूख जाएगी। ऐसी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय जीवन के बारे में पढ़ते हैं। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिकाएं कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर में अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि हम सभी लोग जब गर्मी आती है तो हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम किसी ठंडे प्रदेश में चले जाएं। ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमाचल प्रदेश आदि का दौरा करते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इनका जो पर्यटन है, पर्यटन आय वह महत्वपूर्ण साधन है इन सब क्षेत्रों का, पर्वतीय क्षेत्रों का।
पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ स्वच्छ हवाएं हैं, ठंडा है और काफ़ी सुंदर नदी, तालाब, झीलें आदि सब हम देखते हैं, पहाड़ देखते हैं। मैदानी भागों में ऐसा हम नहीं देख पाते। मैदानी भागों में क्या है, हम अधिक से अधिक घरों को देखते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे कि स्काइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। पैरासूट से उड़ने के लिए जाते हैं, राफ्टिंग करने के लिए हम जाते हैं, स्काइंग करने के लिए, हाइकिंग करने के लिए, आदि करने के लिए, तमाम तरीके की एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए भी हम वहाँ जाते हैं। अनेक शताब्दियों में ये लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने पर पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है। प्रायः इनमें से सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। क्या करते हैं कि सभी गर्मी आती है तो ज़्यादातर सभी लोग सोचते हैं कि हम ठंडे प्रदेश में जाएं। ठंडे प्रदेश का जो एरिया है वह छोटा है, तो अधिक से अधिक लोग पहुंच जाते हैं, तो वहाँ का क्या है, पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ जाता है। हम तमाम तरीके के प्लास्टिक कचड़े भी अपने साथ लेकर जाते हैं, अच्छा नहीं है, हमें प्लास्टिक नहीं ले जाना चाहिए, हमें उन स्थानों का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब सुंदर दृश्य रहेगा तभी हम वहाँ पर घूमने जा सकेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जा सकेगी। भूभाग, भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड जिसे हम भूभाग कहते हैं। घाटी, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, ठीक है, उसे हम घाटी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था, यानी पर्वत पर चढ़ाई करना आरंभ कर दिया था, और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्टिंग यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। इसके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 में एवं पद्म भूषण 2019 में सम्मानित किया गया। तो बछेंद्री पाल जो है वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, इसके लिए इन्हें तमाम तरीके के पुरस्कार भी दिए गए। इनका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसे हम याद कर लेंगे कि बछेंद्री पाल कौन थी, उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं। अरुणिमा सिन्हा जो है जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट गिरसिंग पर चढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन गिरसिंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आपने देखा कि बछेंद्री पाल के बारे में आपने पढ़ लिया, अरुणिमा सिन्हा के बारे में हम अरुणिमा सिन्हा से ऑलरेडी हम मिल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं मिले तो आप लोग भी मिलने का प्रयास कीजिएगा और उनसे पर्वतारोहण के बारे में जानकारी लीजिएगा कि कैसे उन्होंने विजिट किया है। तो अंटार्कटिका के विंसन गिरसिंग हम देख लेते हैं, या हम याद कर लेंगे कि अंटार्कटिका में विंसन पर्वत है और ये माउंट एवरेस्ट और भी दुनिया के लगभग सभी ऊंची चोटियों पर ये चढ़ाई कर चुकी है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे दुनिया में कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। आइए पता लगाएं, पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए। ठीक है, हम देख लेते हैं कि पर्वतों पर रहने वाले लोग कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं। आकस्मिक बाढ़, स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना बहुधा ऐसा बादल फटने से होता। अभी आपने हाल ही में देखा हिमाचल उत्तराखंड आदि में कि बादल फट गया, जिससे जनजीवन जो है वह प्रभावित हो गया, घर जो है मिनटों में ढह गया। ऐसा क्यों हुआ? आकस्मिक बाढ़ और बादल फटने की घटना। ये मेंस का भी क्वेश्चन है, मेंस में भी आप ऐसी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है भूस्खलन, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना भूस्खलन कहलाता है। आइए पता लगाएं चित्रों के माध्यम से
चित्र 3.6 पृष्ठ 50 पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं। अब हम पर्वतों की चुनौतियां देख लेते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। आकस्मिक बाढ़ की चुनौतियां। पहला, स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना। बहुधा ऐसा बादल फटने से होता। बादल फट जाता है तो वहाँ अकस्मात बाढ़ आ जाता। हाल ही में आपने उत्तराखंड हिमाचल आदि में देखा कि किस तरीके से अचानक बादल फटा और जनजीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो गया, तमाम तरीके की जनहानि की नुकसान हुई। दूसरा है भूस्खलन। पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना क्या कहलाता? भूस्खलन। तीसरा, हिमस्खलन या एवलांस। पर्वतों के अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूटकर गिरना ऐसा प्रायः तब होता जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। तो हिमस्खलन होता है, कुछ इस तरीके का होता है। चौथा है बादल फटना। अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना, तो इसे कहते हैं बादल फटना। आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आना यहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। काफ़ी लोग रास्ते में फंसे हुए हैं जिससे यहाँ असंतुलन पैदा हो गया है। दूसरा है भारी हिमपात। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिम गिरे हुए हैं, जगह भारी हिमपात। ठंडा मौसम, यहाँ ऊनी वस्त्र पहने हुए कुछ महिलाएं दिखाई गई हैं, तो ठंडा मौसम इसलिए गर्म कपड़े पहने हुई हैं। पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ चित्रों में दर्शाया गया। तो मनोरम दृश्य आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ और हिमपात वगैरह दिखाए गए हैं। अच्छा लगता है, किस किस को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और आपने कौन कौन सी जगह विजिट कर ली है। आगे पढ़ते हैं। ध्यान रखें, विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। हमारे यहाँ भी माना जाता है, हिंदू धर्म में भी माना जाता है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी माना जाता है। उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। और इसके अनेक नाम है। तिब्बत में लोग इसे चोमालुंगमा कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमालुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी। ठीक है। और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं। किसे? एवरेस्ट रिंग को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। तिब्बती लोग इसे चोमालुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी, यानी इसी को जगत जननी भी कहा गया, इसी को आकाश देवी भी कहा गया। इस प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है। कहाँ पर कैलाश पर्वत है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बान, यानी तिब्बत का एक प्राचीन धर्म, तिब्बत का जो प्राचीन धर्म है उसे बान कहते हैं, के अनुयायी पवित्र मानते हैं। आपने देखा कि हिंदू, बौद्ध और जैन भी इसे पवित्र मानते हैं। कैलाश पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में भी देखी गई। जैसे हमने तिब्बत का देख ही लिया है, नेपाल का देख लिया, तो इस तरीके से और भी जगह पे पर्वतों को पूजा जाता है। अब हम पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार एक ऐसी स्थलाकृति जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्रायः इनकी सतह चपटी होती है, कुछ इस तरीके से चपटी होती है, और कुछ पार सीधी ढलान वाले होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो, मतलब या पुराने और नए भी हो सकते हैं। पठार के दो उदाहरण तिब्बत का पठार और जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। आगे हम इसके ऊंचाई के बारे में भी पढ़ेंगे। और दूसरा दक्षिण पठार है। ठीक है, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। ध्यान रखें, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। कितनी ऊंचाई है?
4500 मीटर है, जिसके कारण से विश्व की छत, किसे विश्व की छत कहते हैं? तिब्बत के पठार को नाम दिया गया। पूर्व से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी, कुछ इस तरीके से भारत के नक्शे में चंडीगढ़ यहाँ पर और कन्याकुमारी यहाँ, तो 2500 किलोमीटर तक लंबा है। ठीक है, क्या है? तिब्बत का पठार। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठार में, दक्कन का पठार जो है, दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। यह क्या है? सबसे जो तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और प्राचीनतम पठारों में से दक्षिण भारत का दक्कन का पठार है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। ठीक है, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। तो आपने यहाँ पठार के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से पठार निर्मित होते हैं, उनकी लंबाई क्या, उनकी ऊंचाई क्या है तिब्बत के पठार की। ठीक है, आपने दक्कन का भी पठार देख लिया। पर्वतों की तरह पठारों में खनिज का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। किसका जमाव देखने को मिलता है? खनिज का। इस कारण इन्हें खनिज का भंडार गृह भी कहते हैं। खनिज का, इसे पठारों को भंडार गृह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पर्वतों में खनन मुख्य गतिविधि है। यहाँ पर खनन की घटनाएं भी अधिक होती हैं, यहाँ मतलब खनन गतिविधियां भी अधिक की जाती हैं। जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है वहाँ सोने और हीरे के खनन होते हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लोहा और मैग्नीज के प्रचुर भंडार है। यहाँ पर भी खनन गतिविधियाँ अधिक होती हैं, जिससे लोहा, कोयला और मैग्नीज हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से भारत में कई जगह जो है खनन गतिविधियाँ होती हैं, विश्व के कोने में जहाँ भी खनिज पदार्थ मिलते हैं। विश्व भर के पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठार में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। मैदानी मिट्टी की तुलना में यह कम उपजाऊ होते हैं। अगला भाग देखिए। इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं। जो भी पठार ज्वालामुखी से निर्मित होंगे वह अधिक उपजाऊ होंगे, जैसे कि दक्कन का पठार हमने देख लिया, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से समृद्ध होते हैं कौन से पठार? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा पठार। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। आप इसके बारे में भी देखेंगे कि सवाल पूछे गए हैं, तो हम याद रख लेंगे कि छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है। और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ऐसे ही कुछ जलप्रपात चेरापूंजी मेघालय के पठार में नाकालीकाई जलप्रपात है। ठीक है, आपने देख लिया, ये याद कर लीजिएगा, आप याद करने की चीज़ है, जो 340 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। आप यह जलप्रपात देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊंचे स्थानों से या सीधे नीचे गिर रही है। चेरापूंजी पठार से गिरता नाकालीकाई जलप्रपात। अब हम सवाल भी देख लेते हैं प्रपात से जुड़े, जलप्रपात आज से जुड़े। इससे पहले हम नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है, गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण। आपने यहाँ प्रश्न देखा, गंगा नदी के बारे में पूछा गया है। दूसरा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान जो है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आप याद कर लेंगे, देखिए इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित कीजिए।
तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, यानी मैदानों भागों से निकलती है, तो वह है गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी फुलर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, बाकी जो है पहाड़ों से आती हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण यमुना का असतत वाहिनी नदी। ठीक है, तो इसमें जो है ए सही है, आर गलत है। आप देख लेंगे कि क्यों सही है और क्यों गलत है। 2015 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा जो है वह गंगा से याद कर लेंगे कि रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आप देखिए कि किस तरीके से पूछे गए हैं, तो आप ये सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके और फैक्ट्स आपको याद हो सकें। अलकनंदा इन सब के बारे में बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भगीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। 2024 के भी पीसीएस में पूछा गया था यह सवाल, इसमें भी पूछा गया था, रिपीटेड भी सवाल होते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मान के झील के निकट से राकस ताल झील से है। या पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होते हुए सिपकिला यानी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आपने देख लिया। आगे हम गंगा गोदावरी आदि का मिलान भी आप कर लीजिएगा। गंगा की जो सहायक नदी है वह सोन है, और गोदावरी की मंजीरा है, कृष्णा की भीमा है, यमुना की केन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि गंगा को कितनी बार पूछा गया है, यमुना को कितनी बार पूछा गया है। या हमने बछेंद्री पाल के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो देखिए सवाल आया हुआ है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो यहाँ बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की थी। सर्वोत्तम चोटी के भी बारे में आप पढ़ लीजिए, K2 रास्तीन। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। 55 मीटर जलप्रपात के भी बारे में कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अभी हमने जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, इन सब का भी आप मिलान कर लीजिएगा। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात शरावती, ये हमने अभी पढ़ा। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के तट पर। प्रपात के बारे में आप देख रहे हैं, ये आपने देख लिया कि शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात शरावती। अभी आपने इसी के बारे में पढ़ा था, शरावती नदी के बारे में, कि उस पर कौन सा जलप्रपात है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं बताना। इसमें हुंड्रू, अभी आपने पढ़ा कि हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी के तट पर है, जो कि झारखंड में है। मध्य प्रदेश में चचाई प्रपात, यह नदी धुआंधार मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर। और बूढ़ा घाट झारखंड बूढ़ा नदी की, कांची नदी के तट पर नहीं, बूढ़ा नदी के तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं। ये भी सब आप देखिए कि शरावती कितनी बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। जोग शरावती, गोकाक घाट प्रपात, डुडमा मचकुंड, दूधसागर, मांडवी नदी। ये हमने अभी तांबे के पठार में जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनके बारे में भी पढ़ा। ये क्वेश्चन है, अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश? अफ्रीका तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आपने अभी खनन देखा कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर खनिजों को प्राप्त करने के लिए खनन किया जाता है। हमारे यहाँ हमने पढ़ा कि नागपुर पठार, इसी तरीके अफ्रीका में भी हीरा, सोना आदि निकालने के लिए, तांबा, लोहा आदि प्राप्त करने के लिए विश्व के कोने कोने में हर जगह इस तरीके से खनन कार्य किए जाते हैं, जिससे खनिज वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अलास्का के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी सीरीज पर। अब हम पढ़ते हैं मैदान। हमने पठार के बारे में पढ़ लिया था। मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई
ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। मैदान की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। समुद्र तल क्या है? समुद्र की सतह का औसत स्तर, इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है मैदान। ठीक है, मैदान जो है समतल भूमि है। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित, यहाँ नदियां रेत, चट्टानों के कड़ों और गाद को एकत्रित करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। रेत, गाद व अन्य प्रकार के कड़ जो नदियां लाती हैं उन्हें तलछट कहा जाता है। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती। कौन से मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? नदियां बनाती हैं। किस तरीके से? तलछट को लाकर, अपने गाद को जमा करके। ठीक है, फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी बना देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ फसल आसानी से अच्छे प्रकार से उग जाते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ उपजाऊ भूमि होगा, कृषि भी वहाँ बेहतर होगा और वहाँ लोग भी अधिक रहेंगे। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। ठीक है, मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया कि मैदान किस प्रकार से जो है नदियाँ अपने तलछट को लाकर मैदानी भागों को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे वहाँ कृषि व्यापक स्तर पर होता है और वहाँ अधिक जनसंख्या भी होती है। अब हम देखते हैं मानचित्र, यह है विश्व का मैप। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पठार कुछ इस तरीके से इस रंग से दर्शाए गए, नदियों के मैदान को हरे रंग से दर्शाया गया और पर्वत श्रृंखलाओं को भूरे रंग से दर्शाया गया। तो पहले हम नदियों के मैदान को देखते हैं। यह है गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और यांगत्से नदी का क्षेत्र यह है। ठीक है, नील नदी का क्षेत्र अफ्रीका में कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। यह है अमेजन नदी का क्षेत्र और यह है मिसिसिपी नदी का क्षेत्र। अब हम पठार के बारे में देख लेते हैं। पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है, यहाँ दर्शाया गया है। पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर पठार है दर्शाया गया और पेंटागोनियन पठार यहाँ पर दर्शाया गया साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब हम पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं जो कि भूरे रंग से दर्शाया गया है। तो एटलस पर्वत यहाँ पर है, यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप ऊपर है और रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, अलास्का का भी क्षेत्र है और एंडीज पर्वत ये साउथ अमेरिका में, ये देख लीजिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये अफ्रीका और ये एशिया क्षेत्र है। ठीक है, आपने देख लिया कि किस तरीके से क्या है। यह है हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी पर्वत क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया ऊपर, नेपाल, तिब्बत और भारत के बीच में। ठीक है, तो आपने इस महत्वपूर्ण मैप को देख लिया है। आप अपने ग्लोब में भी देख लीजिए कहाँ पर क्या है और उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा उतना ज़्यादा आप अपनी परीक्षा में अच्छे से प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर किसी भी दोस्त ने अगर मैप नहीं खरीदा है या ग्लोब नहीं खरीदा तो कृपया खरीद लीजिएगा, क्योंकि बिना मैप के आप भूगोल के चैप्टर को नहीं कर सकते। ठीक है, जितना अच्छा आप ग्लोब पे समझ सकते हैं उतना अच्छा आप कहीं भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप चीज़ों को याद रखिए, ग्लोब पे समझिए, ग्लोब पे आप चिन्ह बनाइए, निशान से देखिए कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, पिछले 2 कक्षाओं में हमने बताया ही कि किस तरीके से ग्लोब हमारे लिए महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझने के लिए। आपने चित्र 3.8 को देखा ही। ठीक है, तिब्बत का पठार, रॉकी श्रृंखला, नील नदी का मैदान। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया चित्र है। ठीक है, गंगा का मैदान आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से गंगा नदी बह रही है, सफ़ेद और गंगा का मैदान क्षेत्र है। यहाँ सफ़ेद ये क्षेत्र है, हिमालयी रेंज है। आइए पता लगाएं। कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र का अवलोकन कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। गंगा के मैदान का रंग कौन सा है? तो गंगा के मैदान का रंग जो है वह हरा है। ठीक है,
सफेद रंग से किस वस्तु को दर्शा रहा है? तो सफेद रंग जो है ये नदियां कैसे चल रही हैं उसको दर्शा रहा है। ठीक है। उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैदानी जीवन के बारे में। मैदानी जीवन हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। कहां पर विकसित हुई थी? नदियों के आसपास उपजाऊ मैदानों में। हमारे समय में विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। आज भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप देख ही रहे हैं कि कितनी अधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में रह रही है। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। जैसे भारत का जो है उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्र हो गया। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य यानी मछली पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूं और मक्का, जौ और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत के नक्शे में गंगा का मैदान क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट, यहाँ पर कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। जूट और सन पश्चिम बंगाल, ठीक है, उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। जब बारिश होता है तो हम फसलों को जल मिलता है, जिससे कृषि अच्छी होती है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल यानी नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई में वृद्धि हुई है। मतलब अब अधिकतर हम वर्षा जल पर ना निर्भर करके रह के भूमिगत जल पर निर्भर है और पंप के माध्यम से हम, नहरों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि अब लाइट भी पर्याप्त रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे पंप से उन्हें सिंचाई करने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण वर्षा भी अनियमित हो चुका है, कहीं अधिक कहीं कम, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम भूमिगत जल के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं, बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि सिंचाई में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, सिंचाई से जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है, क्योंकि अब अत्यधिक हम भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं। आइए इस क्षेत्र में जगह जगह हम जो है नलकूप वगैरह लगा रहे हैं, तो जिससे भूमिगत जल का जो है दोहन हो रहा है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि अगर हम अत्यधिक भूमि जल का दोहन करेंगे तो फिर सूखा पड़ने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि अगर बारिश भी नहीं समय से हुआ और भूमिगत भूमि से हमें जल भी प्राप्त नहीं हुआ तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसके लिए? कृषि के लिए, कृषि के साथ ही मानव जीवन के लिए भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमें ना बारिश से जल प्राप्त होगा और ना ही भूमिगत जल प्राप्त होगा। जब भूमि में जल ही नहीं रहेगा, हम संचय ही नहीं करेंगे, बारिश के पानी का हम संचय नहीं करेंगे तो सूखा पड़ जाएगा। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने के लिए कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। प्रदूषण के कारण हमारे लखनऊ में गोमती है और यमुना जो है दिल्ली क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषित है, आप देख रहे हैं। तो इसके वजह से भी जो है प्रभावित हो रही है, जनसंख्या बढ़ने से और प्रदूषण से भी चीज़ें प्रभावित हो रही है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा पानी का खपत बढ़ेगा, अनाजों का खपत बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा संसाधन हमें जुटाने हों, उतनी ज़्यादा संसाधनों पर भी भार पड़ता है, ठीक है, और प्रदूषण भी बढ़ता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप नदियों को प्रदूषित ना करें, अपने आसपास की नदियों को बचाने का भी प्रयास करें पढ़ाई के साथ साथ। चाहे पर्वत हो या मैदान हो, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं, ठीक है। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। संगम का जिक्र हुआ तो आपने देखा कि प्रयागराज में संगम स्थल पर विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला आयोजित होता है। करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग एक साथ एकत्रित होकर संगम में डुबकी लगाते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक व्रत किए जाते हैं। आपने देखा कि
2025 में ही कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः महानदी में नौका संचालन सुगम होता है। नौका संचालन भी सरकार की तरफ से अब किए जा रहे हैं तमाम तरीके के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। जब सड़कें नहीं बनी हुई थी तब क्या है, लोग नदी मार्ग का व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज बड़ी बड़ी सड़कें बन चुकी हैं, हाईवे बन चुके, तो हम हाईवे वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले जब नहीं था ये तो हम नदी मार्ग का प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। गंगा के किनारे आपने देखा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के अंतर्देशीय जल परिवहन चलाए जा रहे हैं। संगम स्थल क्या होता है? दो या दो से अधिक नदियों के मिलन को संगम, दो या दो से अधिक नदियों के मिलन को इसे संगम कहते हैं। आइए पता लगाएं, क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों अथवा संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आप पास की नदी पर जाइए, वहां से होने वाली सभी आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। आर्थिक गतिविधि में क्या है, नदी के किनारे मछली वगैरह लोग पकड़ते हैं, तमाम तरह के नौकायान चलते हैं। सांस्कृतिक गतिविधि में आपने पढ़ा है कि वो हम लोग स्नान करते हैं उसमें, ठीक है। भारत की कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन से हैं। साथ ही पहचाने कि वे पर्यटन स्थल किस प्रकार से स्थल रूप से संबंधित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या गंगा नदी में नौका परिवहन का एक चित्र है, ये नाव है, कुछ लोग हैं जो देखिए आप नाव पर लेकर सामान को लेकर इस पार से उस पार जा रहे हैं, एक तरीके की आर्थिक गतिविधि भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 स्थल रूपों के बारे में समझा, परंतु इनका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थलों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। अब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं, जैसा कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, याद रखेंगे, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यहाँ कहीं स्थित थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे होते हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल, ठीक है, एशिया का गोबी मरुस्थल, ठीक है, यहाँ कहीं है। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। अंटार्कटिका ग्लोब में यहाँ कहीं है, तो इसे भी हम मरुस्थल मानते हैं, विशेषज्ञ मरुस्थल मानते हैं, ठीक है। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हैं। आपने देखा कि थार मरुस्थल में भी काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार की उनकी वेशभूषा होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनके लोकगीत वगैरह भी अलग होते हैं। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूल अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। क्योंकि जैसे हम हिम क्षेत्र में रहे तो हमने वहाँ पर अपने आप को ढाल लिया, जैसे हम जम्मू कश्मीर है, लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और जब हम थार मरुस्थल में रहे, थार क्षेत्र में, तो हमने वहाँ पर भी अपने आप को, गर्म क्षेत्र में भी अपने आप को ढाले। जब हम मैदानी क्षेत्र में रहे तो वहाँ पर भी हमने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय रहा कृषि रहा, यहाँ पर पर्यटन रहा, और यहाँ पर भी लगभग पर्यटन ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य जो है अपने आप को हर स्थितियों में ढालता चला आता। अब हम देख लेते हैं कि लचीलापन किसे कहते हैं। तो लचीलापन यानी रेजिलियंस, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की जो क्षमता होती है उसे लचीलापन कहते हैं। मानव जो है
हर स्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है, यानी मानव के अंदर जो है लचीलापन है। ठीक है, हम कठिन से कठिन समय में कठिन से कठिन स्थान पर भी अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी तरीके परीक्षा भी है, हम परीक्षाओं में भी अपने आप का धैर्य बनाए रहते हैं। आगे हम देखते हैं प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टिनें 5 दृश्यभूमि हैं जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी हैं। यह तालिका केवल 5 दृश्यभूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में से मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करता है। मुख्य व्यवसायों को सूचीबद्ध करता है दृश्यभूमि और टिनें। ठीक है, देख लेते हैं कुरिंज। यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में पहले भी पूछा जा चुका है इतिहास के सेक्शन में, तो आप इन शब्दों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुरुंज जिसका मतलब है पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है आखेट और संग्रह करना। ठीक है, मुल्लाई घास के मैदान और वन को कहते हैं, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। मरुदम याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, मरुदम मरुस्थल को नहीं, यहाँ उपजाऊ कृषि के मैदान को कहते हैं मरुदम। ठीक है, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है। नेदल जैसा कि नाम से पता चला, ने तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ने से याद रखेंगे तटीय क्षेत्र, नाव या ने। तो यहाँ पर मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, पालय शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश को हम पालय कहते हैं, पाला पड़ गया मतलब सब सूखा पड़ गया, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे लोकल लैंग्वेज में। यहाँ के जो लोग हैं घुमंतु और युद्धरत होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में तो आपने याद रखा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे मरुदम और पालय को लेकर। पालय मतलब शुष्क और मरुस्थल जैसे प्रदेश, और मरुदम जो है कृषि उपजाऊ भूमि। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों को अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आपने देख लिया या तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। आप आगे पढ़ते हैं, हमने इन स्थलों को पढ़ ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा वह देख लेते हैं। स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैदानी क्षेत्र गर्म होते हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र तो अधिकतर ठंडे होते हैं। तो इस तरीके की हमने पर्यावरण भिन्नताएं भी देखी हैं। ठीक है, ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ठीक है, ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती रही है। ठीक है, प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मैदानी क्षेत्र में कृषि अधिक होता है, अत्यधिक लोग रहते हैं, और उसी तरीके से जो है पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर जो पर्यटन एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ को बढ़ावा देती है। वहाँ पर भी हम जाते हैं तो उनकी अलग विशेषताएं हैं, वहाँ सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं मिलती हैं, अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग प्रकार की जो चीज़ें पाई जाती हैं मैदानी क्षेत्र में उससे अलग होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्येक स्थल विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं भी देख लेते हैं। आप किस स्थल रूप पर स्थित हैं ये भी आप बताइए। इन अध्याय में बताइए कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में। अगर आप जम्मू कश्मीर क्षेत्र से तो आप वहाँ की विशेषताएं बताएंगे, अगर आप यूपी क्षेत्र से तो आप वहाँ की विशेषताएं, अगर आप दक्षिण भारत के क्षेत्र से हैं, यहाँ से है, तो आप यहाँ की विशेषताएं बताइए। ठीक है, अगर आप गुजरात क्षेत्र तो वहाँ की विशेषताएं बताइए, और राजस्थान थार क्षेत्र से तो वहाँ की विशेषताएं आप बता सकते हैं। आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चले। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताएं। आप छोटे नागपुर के बारे में बताएं, या कहाँ स्थित है और इसकी विशेषताएं क्या। प्रयागराज स्थल के बारे में बताएं, या भारत के मैप में कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अल्मोड़ा के भी बारे में बताएं आप, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची भी बनाइए, या भी लिखिए कि वे कौन कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे गोदावरी नदी है, बद्रीनाथ है, ठीक है, गंगा नदी स्थल है, तो तमाम तरीके के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं। ठीक है, केदारनाथ है आदि, उनके बारे में बताइए। नदियों पर भी जो चीज़ें हैं वो भी बताइए आप।
सही और गलत बताइए आप। या सभी स्थल मरुस्थल गर्म होते हैं। हमने पढ़ा कि सभी मरुस्थल जो है गर्म नहीं होते, ठंडे और गर्म दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा। तो यह गलत हो गया। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते। तो हमने पढ़ा कि नदियां सच में तलछट लाकर भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। तो सही है कि गर्मी के समय में जो हिमखंड पिघलने लगते हैं, जिसके माध्यम से नदियों में जल आता है, जैसे कि गंगा नदी में हमने देखा है, यमुना नदियों में देखा है, काफ़ी अच्छा मीठा जल आता है पीने योग्य। ठीक है, बाकी समुद्र में खारा जल आता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। गंगा यमुना की सहायक नदी है, नहीं, यमुना गंगा की सहायक नदी, तो ये गलत हो जाता है। भारत में पर्वत पठार और नदियां एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं, तो नहीं, भारत में अलग अलग तरीके की चीजें, पर्वत पठार और नदियों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, अलग अलग प्राणी जगत वनस्पति जगत पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप है। तो आप बताइए कि पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप है, इस चीज को बताइए आप। पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं, ये भी आप बताएं। हिमालय गोल शिखरों या नवीन पर्वत श्रृंखला, ये भी आप बताएं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, शब्दों के जोड़े बनाना है। तो एवरेस्ट गिरसिंह पर्वतारोहण। ठीक है, राफ्टिंग जो हम कहाँ पर करते हैं, तो राफ्टिंग हम नदियों में करते हैं। ठीक है, या गंगा नदी में करते हैं। ठीक है, ऊंट जो है मरुस्थल में पाया जाता है। पठार जो है, पठार को विश्व की छत कहा गया, तिब्बती पठार को। और गंगा का मैदान जो है उपजाऊ है, किसके लिए, धान की खेती है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराता है। जलमार्ग जो है नदियों से जुड़ा हुआ, तो नदियों में जलमार्ग होते हैं, जलमार्ग कहते हैं। किलिमंजारो गिरसिंह, तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका का पर्वत है। यमुना जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना है सहायक नदी। ठीक है, ये हमने मिलान देख लिया कितने अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं पुनः कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। जलप्रपात के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। आगे हम अलास्का क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने मैप में देखा कि अलास्का क्षेत्र दिया हुआ था। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों ने खरीदा गया था। तो सी ऑप्शन सही है इसमें, मतलब दोनों सही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री से भी अधिक रहता है, कोई पादप ना पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यही ऑप्शन सही है, जहां पर वार्षिक वर्षा जो 25 सेंटीमीटर से कम होगी उसे हम मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया करते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह कथन है। कारण देख लेते हैं। व्यापारिक पौने जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो यहाँ उत्तर जो है ए और आर दोनों सही, यानी कथन और कारण दोनों सही, और इसकी सही व्याख्या करता है। आपने देखा कि पूछा गया था सवाल। आगे भी मरुस्थल के बारे में ये भी आप सवाल देख लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है। रेगिस्तान पर विचार कीजिए, ये भी आप छोटे से बड़े तक विस्तृत है, बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद गोबी मरुस्थल। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं सबसे छोटे से बड़े तक प्रश्न करते इस प्रकार ग्रेट सैंडी, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और सहारा मरुस्थल, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, आपने देख लिया। ठीक है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वह थार मरुस्थल है, क्योंकि राजस्थान में। ठीक है, तकलामकान मरुस्थल भी देख लेते हैं, या चीन में है। ये भी मरुस्थल आप देख लीजिए, सम्मिलित नहीं बताना है। तो गिब्सन जो है, या तकलामकान आपने देखा कि चाइना में है। ठीक है, ये
संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोनोरन काराकोरम जो है तुर्कमेनिस्तान में, और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, दस्तलुट अवस्थित है ईरान में। ठीक है, विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ठीक है, आपने देख लिया। गोबी मरुस्थल के बारे में भी हमने पढ़ा, एक जगह जिक्र हुआ था, तो मंगोलिया में स्थित है। उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल, इस साल इस पर सवाल भी आया था। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो थार है, जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न केवल कक्षा 6 की एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। आगे हम जाएंगे तो और भी इन प्रश्नों से रिलेटेड चीज़ें हमें मिलेंगी। ठीक है, ये हमने मरुस्थल के बारे में देख ही लिया, कालाहारी मरुस्थल के बारे में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो दक्षिण अफ्रीका में सवाना का भी एक जगह जिक्र था, सवाना के बारे में भी देख लिया। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है तो पंपास कहलाता है। इन सब के बारे में आप नोट्स बना लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, आप इनका अभ्यास जरूर कीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा के समय आसानी हो हल करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज अध्याय 3 को समाप्त कर दिया है, पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। अगले लेक्चर में हम अध्याय 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद दोस्तों।